कहानी के पिछले भाग को पूरा देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला था। खराब मौसम में चमकती हुई बिजली उस बंगले के दृश्य को बेहद डरावना बना रही थी। दूर से देखने में वह बंगला काफी पुराना दिख रहा था, जो अब एक खंडहर में बदल चुका था। मगर उस बंगले के अंदर चहल पहल हो रही थी, हालांकि वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बंगले के एक कमरे में एक व्यक्ति बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर से खून टपक रहा था और शरीर में काफी गहरी चोट लगी हुई थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अविश था, जो उस वक्त बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसे एक भयंकर बदबू आई। वह बदबू ऐसी थी जैसे कि काफी पहले मर चुके इंसान के मुर्दा शरीर में से आती है। उस बदबू से अविश होश में आ गया। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की तो वो दर्द से बुरी तरह कराह उठा। वो जिस कमरे में था वो कमरा उसे काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। उस कमरे में एक लालटेन के अलावा कुछ नहीं जल रहा था। अचानक अविश को याद आया कि ईशा का पीछा करते वक्त किसी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो सड़क पर गिर पड़ा था। धीरे धीरे अविश को सब कुछ याद आने लगा कि किस तरह से उसने शंभू से साठ गांठ कराकर ईशा को अपने चंगुल से फंसाया था और ईशा उसके चंगुल से भाग निकली थी, वो भी सुनील की वजह से। ईशा का चेहरा याद आते ही अविश अपने शरीर का दर्द भूल गया और बड़ी हिम्मत करके उठकर खड़ा हो गया। वो उठकर खड़ा हुआ ही था कि अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई पागल हो। लालटेन की हल्की रोशनी में उस व्यक्ति का चेहरा काफी भयानक लग रहा था। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आया? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे ही कार से हुआ था। यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर था, इसलिए मुझे तुम्हें इस भूत बंगले में लेकर आना पड़ा। भूत बंगला? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम सही हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगा। लेकिन अविश ने उस व्यक्ति के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने उस व्यक्ति से कहा, इस होटल में जो शंभू नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो कहाँ है? और ना ही मुझे कहीं सुनील दिखाई दे रहा है। अविश की बात सुनकर वो अजनबी हैरान हो गया। लगता है एक्सीडेंट से तुम्हारे दिमाग में कोई असर हुआ है। यह बंगला सालों से खाली पड़ा है। यह कोई होटल नहीं है। अगर तुम्हारी जान नहीं बचानी होती तो मैं इस बंगले में भूल कर भी नहीं आता, लेकिन अब मैं इस बंगले में अपनी जान नहीं देना चाहता। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह अजनबी तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। अविश उसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गया और वो बड़बड़ाने लगा। अविश ने देखा उस बंगले के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने लालटेन को अपने हाथों में उठा लिया और वो कमरे की तरफ बाहर आ गया। बाहर आकर अविश को अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो किसी खंडहर में टहल रहा हो। इसके बाद अविश जोर जोर से सुनील और शंभू को आवाज लगाने लगा। सुनील! शंभू! सुनील! मगर उसकी आवाज लौटकर उसके पास आ जाती। अचानक एक कमरे में से अविश ने सुनील को आते हुए देखा। सुनील को देखकर अविश आग बबूला हो गया और अपने शरीर के दर्द को भूलकर वो सुनील की ओर बढ़ गया। उसने सुनील का गिरबान पकड़ लिया। तेरी वजह से ईशा मेरे चंगुल से बाहर निकल गई, बेवकूफ लड़के। तुझे उसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? मगर अविश के गुस्से से सुनील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अविश को रहस्यमय मुस्कान के साथ घूरे जा रहा था। शंभू कहाँ है? सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। अविश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने चिल्लाकर सुनील से कहा, मैंने इतने पैसे फिजूल में खर्च नहीं किए। मैंने शंभू को ढेर सारी रकम दी थी। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सुनील के गले से भारी आवाज निकली, इतने उतावले मत हो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। इतना कहकर सुनील ने अपने सर को अपनी गर्दन से अलग कर दिया। ऐसा लग रहा था सुनील का सर उसकी गर्दन से जुड़ा हुआ ही ना हो। ये मंजर देखकर अविश बुरी तरह से घबरा गया और वहां से दूर भागने लगा। अविश को नहीं पता था कि वो कहां भागे जा रहा था। हाथ में लालटेन पकड़े हुए वो उस बंगले की गहराइयों में बस भागे जा रहा था।
अचानक उसके कदम उस बंगले के बेसमेंट में जाकर रुक गए। उसकी नजरों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता था। अविश ने देखा बेसमेंट की दीवारों पर कुछ फोटो लगी हुई थी जो बहुत ही पुरानी थी। फोटो फ्रेम्स की धूल देखकर ऐसा लगता था मानो उसकी बरसों से साफ सफाई ही ना हो। अविश ने लालटेन की रोशनी में उस फोटो को देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने देखा एक फोटो में सुनील और शंभू साथ खड़े हुए हैं और उन तस्वीरों पर माला टंगी हुई थी। अविश के पूरे शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। अविश भूल गया कि कुछ देर पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उसके शरीर पर गहरी चोटें भी आई थी। अविश को वहां पर सब कुछ बहुत ही अजीबोगरीब लगा कि अचानक उसे बेसमेंट पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि शंभू हाथ में लालटेन लिए हुए किसी मुर्दे की तरह उसके नजदीक खड़ा हुआ था। शंभू ने अपनी भारी आवाज में अविश की ओर देखकर कहा, कभी कभी शिकारी को लगता है कि उसने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, मगर उसे बाद में एहसास होता है कि वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार था। शंभू का चेहरा अजीब सा हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी और सुनील की फोटो पर माला क्यों चढ़ी हुई है? जब कोई इंसान जीवित नहीं होता तो उसके फोटो पर माला ही चढ़ती है। बेवकूफ इंसान हो तुम। जिस बंगले में खड़े हुए हो वो कोई होटल नहीं बल्कि एक बहुत पुराना भूत बंगला है। भूत बंगला? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। और भूत बंगले में इंसान नहीं रहते। इतना कहकर शंभू डरावने अंदाज में हंसने लगा। अविश समझ गया कि वो किसी भारी मुसीबत में फंस गया है। उसके दिमाग से ईशा के प्यार का भूत उतर चुका था। उसे अब चिंता थी तो केवल अपनी जान बचाने की। अविश हाथ में लालटेन पकड़े वहां से बाहर की ओर भागा। वो जैसे ही बंगले के बाहर गया अचानक उसका पैर किसी से टकराया। अविश गिर पड़ा। उसके सामने वही अजनबी जमीन पर पड़ा हुआ था जिसने उसकी जान बचाई थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके सर पर से खून बह रहा था। वह व्यक्ति मर चुका था। तभी अचानक जोरदार बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में अविश ने होटल को देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो किसी होटल में नहीं बल्कि एक बहुत पुराने खंडहर के सामने खड़ा हुआ था जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं था। तभी अचानक जो व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था वो उठकर बैठ गया। वो एक शैतानी हंसी हंसता हुआ अविश से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम नहीं माने। देखो इन लोगों ने मुझे अपने आप में शामिल कर लिया। तुम यहाँ पर फंस चुके हो। अचानक वो व्यक्ति गायब हो गया। अब अविश वहां पर अकेला खड़ा था। बादल बुरी तरह से गरज रहे थे। हवाओं का शोर तेज हो गया था। अचानक अविश को अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर वो बुरी तरह से सहम गया। अविश ने देखा वो परछाई उसकी ओर ही बड़ी चली जा रही थी। जैसे जैसे वो परछाई उसके नजदीक आ रही थी अविश के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे शंभू और सुनील भयानक चेहरों के साथ खड़े हुए थे और उसे देखकर हंस रहे थे। उसके बाद अविश को होश नहीं रहा। वो बेहोश हो चुका था। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक तहखाने में कुर्सी पर बंधा हुआ पाया जहां पर केवल एक लालटेन जल रही थी। अविश चीखने लगा मगर उसकी चीख वापस लौटकर उसके पास ही आ जाती। कुछ देर के बाद उसे कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी। अविश उस और ध्यान से देखने लगा जहां से उसे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद अविश ने देखा कि एक लड़की हाथ में लालटेन लिए हुए उसके नजदीक चले आ रही थी और उसके साथ दो परछाइयां चल रही थी। अविश अपने आप को बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। अविश उस आवाज को सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ईशा की थी। अविश ने देखा कि ईशा के साथ शंभू और सुनील बड़ी भयानक शक्लों से मुस्कुरा रहे थे। ईशा रहस्यमयी अंदाज में अविश को देखने लगी। क्या सोच रहे हो अविश? यही ना, ये सब क्या हो रहा है? सच तो ये है तुमने मुझे चंगुल में नहीं, मैंने तुम्हें अपने चंगुल में फंसाया था। तुम्हें क्या लगा
कि मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से आ जाऊंगी। सच तो ये है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं, बल्कि तुम मेरी बातों में आ गए। कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। इस बंगले को देख रहे हो तुम? मैं इस बंगले की मालकिन हूँ। मैं शुरू से ही हमेशा सुंदर और जवान रहना चाहती थी और मैंने इसके लिए काला जादू का इस्तेमाल किया। मगर काला जादू करने के लिए एक शर्त थी, किसी ऐसे जवान इंसान का खून पीना जो इंसान मुझे दिलो जान से चाहे। तुम इन दोनों को तो देख ही रहे हो। शंभू और सुनील सालों पहले मर चुके हैं। यहाँ सिर्फ मैं और तुम जिंदा हो। तुम एक भूतिया बंगले के अंदर हो। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ईशा ने ये कहा ही था कि अचानक एक आवाज गूंजी। अविश उस आवाज को पहचानता था। आवाज उस अजनबी की थी। तुम बंधे हुए नहीं हो अविश, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। उठो और यहाँ से पूरी ताकत लगाकर भागो। अविश ने देखा ईशा के पीछे वही अजनबी लालटेन पकड़े हुए वहीं खड़ा हुआ था। अविश जोर से बोला, मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम मेरी आंखों के सामने कुछ देर पहले मरे हुए जमीन पर पड़े थे और अचानक उठकर खड़े हो गए और फिर गायब हो गए। मेरा भाई भी इसी भूत बंगले में आकर गायब हुआ था। तब से मैं इस भूत बंगले के बारे में छानबीन कर रहा हूँ। मैं इसी सिलसिले में यहाँ आ रहा था जब तुम मेरी कार से टकराए थे। उस अजनबी की बात सुनकर ईशा ने गुस्से से उसकी ओर देखा, मगर अजनबी की आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा था। यहाँ जो आता है जिंदा बचकर नहीं जाता। ये शिकार मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूंगी? ठीक वैसे ही जैसे मेरे भाई को तूने अपने प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन अब मैं किसी और की जान नहीं जाने दूंगा। इतना कहने के बाद अजनबी ने फिर से चिल्लाकर कहा, वक्त बर्बाद मत करो अविश, यहाँ से भाग जाओ। अजनबी की बात सुनकर अविश को पता नहीं क्या हुआ। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा उस अजनबी ने सच कहा था, वह बंधा हुआ नहीं था। अविश पूरी ताकत लगाकर भाग निकला। अचानक उस अजनबी की दिल दहला देने वाली चीख उसके कानों में गूंजी और एक भयानक परछाई उसके शरीर से टकराई। होश आने पर अविश ने खुद को होटल में पाया। उसने देखा कि वो उसी होटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। शंभू और सुनील खड़े हुए उसे देख रहे थे। अविश बुरी तरह से सहमा हुआ था। क्या हुआ साहब, इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, ईशा तो भाग गई। तभी अचानक अविश को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने एक परछाई दिखाई देने लगी। उसने उसकी ओर देखा। वो उस परछाई को पहचानता था। वो कदमों की आहट और परछाई ईशा की थी। अविश का चेहरा देखकर शंभू और सुनील के चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर अविश एक बार फिर से बेहोश हो गया। अंधेरे जंगल में सिराज खड़ा हुआ है और उसके सामने उसके बेटे की लाश है। वो दाएं बाएं देखता है, सब जगह सुनसान। पीछे एक भयानक आवाज आती है। वो मुड़कर पीछे देखता है तो एक भयानक काला साया हंस रहा होता है और वो सीधे उड़ते हुए रोहित की लाश में घुस जाता है। सिराज चिल्ला पड़ता है। सिराज देखता है वो प्लेन में है और उसका बेटा उसकी बीवी के पास ही बैठा हुआ है। सिराज अपनी पत्नी मोना और अपने बच्चे रोहित के साथ अमेरिका से लौटकर छुट्टी मनाने के लिए इंडिया आता है, अपने बचपन के दोस्त गौरव से मिलने। रास्ते में सिराज की गाड़ी खराब हो जाती है और वो गौरव को फोन लगाता है, लेकिन गौरव फोन नहीं उठाता। सिराज, कमाल की बात है, मैंने उसे बताया भी था कि मैं किस समय आने वाला हूँ और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कैसे घर तक पहुंचूंगा? रात काफी हो चुकी थी और जहां सिराज की गाड़ी खराब हुई थी वहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था और भयानक जंगली आवाजें आने लगी थीं, मानो जंगल जिंदा हो उठा हो और उसे आवाज लगा रहा हो। तभी सिराज सामने से आ रही रोशनी को देखता है, जो कि बहुत तेज उसकी आंखों पर पड़ रही होती है। उसके काफी करीब आकर गाड़ी रुक जाती है, जिससे निकलकर एक साया उसकी ओर आने लगता है। सामने से आ रही तेज रोशनी से सिराज को ठीक से कुछ दिख नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो अपने चेहरे के सामने अपना हाथ रखकर कुछ देखने की कोशिश करता है। वो डरते हुए बोलता है, सिराज डर से कांपते हुए, कौन है वहां? अरे मैं हूं गौरव, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? माफ करना यार, मैं अपने कुत्ते को हॉस्पिटल ले जा रहा था,
इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। और वो अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। सिराज, अरे अब हम लोग घर कैसे जाएं? गौरव, घर 500 मीटर की दूरी पर ही है। इतना कहकर गौरव अपनी कार में बैठता है और चला जाता है। सिराज अपनी पत्नी और लड़के के साथ पैदल चलना शुरू कर देता है। उस इलाके में जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, मौसम और भयानक होता जा रहा था। बिजली चमक रही थी और सिराज के बेटे रोहित को डर लग रहा था। सिराज, डरो मत बेटा, हम घर पहुंच ही गए हैं। वो घर पहुंचता है तो मौसम और भी भयानक हो जाता है। गौरव उस जंगल के बारे में सोचता है जो उसके दोस्त ने बताया था। मरने के बाद कोई इस दुनिया में लौट कर वापस नहीं आता, और जो आता है वो इस दुनिया का नहीं होता। लेकिन उसे अपने कुत्ते की जान हर हाल में बचानी थी। सिराज अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ गांव के बारे में सोच रहा था। पहाड़ों के बीच बसा हुआ वो बहुत ही छोटा गांव था, जहां सिराज अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। आधी रात को वो देखता है गौरव को कार से उतरते हुए, और वो सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन उसका कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता। गौरव का मुंह भी उतरा हुआ था। सिराज को लगता है कि उसका कुत्ता मर गया है। सुबह होते ही सिराज और गौरव दोनों मिलते हैं। सिराज, अरे गौरव, तू ठीक तो है ना? तेरा कुत्ता? कुत्ते का नाम सुनते ही गौरव और परेशान हो जाता है। हाँ, उसे डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन आराम करने के लिए। वैसे कितनी दूर है जानवरों का अस्पताल यहाँ से? है थोड़ी दूर। वो सब छोड़, आजा अपने बचपन की यादों को ताजा कर लेते हैं। गौरव सिराज का बचपन का दोस्त था। वो उसी गांव में रह रहा था। वो उसे दिन भर पूरा गांव घुमाता है और रात में दोनों गौरव के घर आ जाते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे के बाहर बहुत जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वो दरवाजे से अपना सर भी मार रहा था। सिराज, रुक, मैं खोलता हूँ। गौरव घबराते हुए, नहीं, मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। सिराज कुछ समझ नहीं पाता। गौरव उसे ऊपर जाकर सो जाने के लिए कहता है। सिराज बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। गौरव दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठा होता है, अपनी बंदूक लिए। कुत्ता भौंकता रहता है और दरवाजे पर जोर जोर से सर मार रहा होता है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और गौरव अपनी बंदूक लिए उस जगह से हिलता तक नहीं है। सुबह होती है। सिराज बाहर निकलता है और देखता है गौरव अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। सिराज, अरे वाह, तेरा कुत्ता एक ही रात में ठीक हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये बता, रात को यही भौंक रहा था क्या? हाँ, थोड़ा डरा हुआ था। गौरव और सिराज दोनों कार में फिर से घूमने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो लोग शाम को वापस आते हैं तो देखते हैं कि रोहित गौरव के कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। सिराज, अरे वाह, तुमने नया दोस्त बना लिया। मेरा कुत्ता बहुत ही समझदार है, जल्दी सबसे दोस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सूरज डूब रहा होता है, गौरव का कुत्ता गुर्राना शुरू कर देता है। गौरव उन्हें बताता है कि रात में उसका कुत्ता होश खो बैठता है, इसलिए उसे बांधना पड़ता है। गौरव अपने कुत्ते को गैराज में ले जाता है और उसका मुंह बांधकर उसे वहीं बांध देता है। रात के 12 बजे जब सारे लोग सो गए थे, तब गौरव के गैराज से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, मानो गैराज के दरवाजे को कोई तोड़ना चाहता हो। रोहित उठकर देखता है तो उसका मन कुत्ते से मिलने का करता है, क्योंकि वही उसका यहाँ इकलौता दोस्त था। वो छुपते हुए गैराज के पास चला जाता है। गैराज में से जोर जोर से आवाज आ रही थी। रोहित को लगता है कि कुत्ता डर के मारे ऐसा कर रहा है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन गैराज के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रोहित, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं कल आऊंगा और तुम्हारे डर को भगा दूंगा। अगली शाम के समय जब गौरव कुत्ते को गैराज में बंद करके जाने लगता है, तभी रोहित उसकी जेब में से चाबी चुरा लेता है। रात में वो गैराज तक चला जाता है। कुत्ता लोहे की मोटी चेन से बंधा होता है। वो रोहित को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। रोहित उसके पास आता है और उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा और चैन भी खोल देता है। रोहित उसे सहलाता है, तभी कुत्ता उस पर गुर्राने लगता है, जिससे वो डर जाता है। तभी रोहित की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर गौरव जाग जाता है। वो गैराज में जाकर देखता है कुत्ता रोहित की गर्दन को अपने मुंह में दबाए हुए था और उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। कुत्ता गौरव को देखते ही रोहित की गर्दन छोड़ देता है और उस पर झपट्टा मारता है। गौरव उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर सिराज भी जाग जाता है और सिराज और मोना दोनों नीचे आते हैं और अपने बच्चे की हालत देखकर मोना रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। सिराज, ये सब क्या है? मेरे बच्चे को तुम्हारे कुत्ते ने मार डाला। गौरव, देखो उसकी गर्दन पर थोड़े निशान हैं, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। गौरव और सिराज रोहित को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल चले जाते हैं।
मोना घर पर बाकी लोगों के साथ रुक जाती है। सिराज जब अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। सिराज गौरव से लड़ने लगता है। तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गौरव को बहुत मारता है, मार मार के अधमरा कर देता है। गौरव, देख सिराज, एक रास्ता है जिससे तेरा बच्चा वापस जिंदा हो सकता है। सिराज, मेरा बच्चा मर चुका है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा कुत्ता भी मर चुका था लेकिन मैंने उसे जिंदा किया। गौरव उसे बताता है कि कैसे उस दिन जब उसका कुत्ता बीमार हो गया था और वो उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया था, तब उसके कुत्ते की जान चली गई थी। वो जंगल में एक गुफा में जाकर खोपड़ी के ऊपर कुत्ते का खून डालता है। उसमें से एक भयानक आत्मा निकलती है और उस कुत्ते को उसने गुफा के सामने बने ट्रायंगल में रखा और वहां से चला गया। गौरव, देख मेरा कुत्ता वापस आ गया था, इसीलिए हो सकता है तेरा बच्चा भी वापस आ जाए। सिराज पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाता। दोनों रात 12 बजे जंगल जाते हैं। गुफा के सामने एक ट्रायंगल बना हुआ था जिसके अंदर की मिट्टी लाल रंग से चमक रही थी। सिराज रोहित की लाश को उस ट्रायंगल में रख देता है और गौरव उसे गुफा के अंदर ले जाता है, जहां वो रोहित का खून उस खोपड़ी पर डाल देता है। खोपड़ी में से एक भयानक आत्मा निकलती है। आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। आज इंसान आया है मेरे लिए। और वो आसमान में चली जाती है। अचानक से थोड़ी देर बाद ट्रायंगल पर कूद जाती है और एक बहुत भयानक आवाज के साथ रोहित की डेड बॉडी गायब हो जाती है। और ट्रायंगल जिस जगह पर था, अब वो वहां एक बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। गौरव, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों घर वापस आ जाते हैं और सिराज मोना को ये बताता है कि उनका लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। गौरव अपने कुत्ते को अपने घर के पीछे गाड़ देता है। 2 दिन के बाद रात के 12 बजे सिराज के घर के दरवाजे के सामने से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। मोना जाग जाती है और सिराज भी। सिराज, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। सिराज नीचे जाता है और सामने अपने लड़के को खड़ा हुआ देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। वो खुशी से उसे गले लगा लेता है। रोहित की आंखें भयानक लग रही थी, वो दांत किटकिटा रहा था, उसके पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी। तभी उसे गौरव की बात याद आती है और वो उसके हाथ बांध देता है और उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसको किचन में सुला देता है। मोना पानी पीने के लिए किचन में जाती है और रोहित को देखती है। वो उसे गले से लगा लेती है और उसका मुंह और हाथ खोल देती है। रोहित की आंखें लाल थी और वो एक भयानक आवाज में कहता है, पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है। मोना उसे अपने साथ बेडरूम में लेकर आती है और सिराज को जगाती है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देती है। दोनों सीढ़ियों के पास लड़ रहे थे। दोनों बहस कर ही रहे होते कि तभी पीछे से रोहित मोना को धक्का दे देता है। वो लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है। सिराज, ये क्या किया तुमने? सिराज मोना को उठाने के लिए नीचे जाता है। वो चोट लगने की वजह से मर चुकी थी। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। सिराज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। सिराज उसका गला दबाने लगता है। तभी वो देखता है कि रोहित की नाक से एक कैंचुआ बाहर आ रहा था। वो उसे देखकर घिन से अपने हाथ वापस खींच लेता है। रोहित हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है और अपने सीने पर रख लेता है। रोहित का दिल नहीं धड़क रहा था। सिराज ये देखकर मानो वहीं जम गया हो। रोहित, क्या हुआ पापा? इतना कहते हुए वो अपना हाथ सिराज के दिल पर रखता है। सिराज का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, फिर धीरे धीरे वो भी धड़कना बंद हो जाता है। तभी गौरव के घर से गोली चलने की आवाज आती है और एक भयानक चीख की आवाज आती है। धीरे धीरे रोहित गौरव के घर की ओर बढ़ता है और दरवाजे पर देखता है गौरव की लाश, उसके गले में अपने दांत गाड़े हुए उसका कुत्ता। रोहित, आओ चलो हम खेलते हैं मेरे दोस्त। गौरव की बंदूक हाथ में लेकर रोहित कुत्ते को सहलाते हुए घर के बाहर बारिश में निकल जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें।
हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।